आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले में SIR अभियान रफ्तार पर 99.37% डिजिटाइजेशन पूरा, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने दी जानकारी। छात्रावास में शिक्षकों को सम्मान समारोह, नवाचार और सेवा के लिए शिक्षकों का सम्मान, बड़ी संख्या में शिक्षक रहे मौजूद। पूर्व CM भूपेश बघेल ने किया राजनांदगांव का दौरा, महासमुंद मामले पर चिंता व्यक्त की, नई जमीन नीति पर दी प्रतिक्रिया। बच्चों की तीरंदाजी प्रतियोगिता संपन्न, उप मुख्यमंत्री ने विजेता खिलाड़ियों को किया सम्मानित, राजनांदगांव में युवा खिलाड़ियों ने दिखाया कौशल। उप मुख्यमंत्री का भाजपा कार्यालय में स्वागत, राजनांदगांव पहुंचे अरुण साव, कार्यकर्ताओं ने जताया उत्साह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल व्यापम द्वारा जल संसाधन विभाग अंतर्गत अमीन भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी सुबह से ही परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। इस दौरान परीक्षा केंद्रों पर सख्त नियमों का पालन किया गया। परीक्षा मंडल ने स्पष्ट किया था कि काले, गहरे नीले, गहरे हरे, जामुनी, मैरून, बैगनी और गहरे चॉकलेटी रंग के कपड़े पहनना वर्जित है। इसके बावजूद कई अभ्यर्थी इन वर्जित रंगों के कपड़े पहनकर परीक्षा केंद्र पहुंचे, जिन्हें नियम के तहत वापस भेज दिया गया। व्यापम के अधिकारियों ने अभ्यर्थी से अपील की थी कि वे परीक्षा नियमों का पालन करें ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके और परीक्षा सुचारू रूप से हो सके। आज 7 दिसंबर को छत्तीसगढ़ शासन के व्यापम द्वारा आयोजित अमीन पटवारी भर्ती परीक्षा जल संसाधन विभाग के लिए आयोजित की गई थी और आज हमारे राजनांदगांव जिले में 46 सेंटर थे, जिसमें जो नामांकित परीक्षार्थियों की संख्या 13,331 थी। अभी उपस्थित अनुपस्थित का पूरा आंकड़ा टोटल नहीं आ पाया है, किंतु हमारे दिग्विजय कॉलेज सेंटर में 420 नामांकित थे, जिसमें से 297 उपस्थित हुए और 123 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे। राजनांदगांव में साहू समाज द्वारा आयोजित युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन गरिमामय वातावरण में किया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। उनके आगमन पर समाज के वरिष्ठ जनों, विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में मौजूद युवक युवतियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शिक्षा, रोजगार और सांस्कृतिक एकता के महत्व पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि ऐसे परिचय सम्मेलन युवाओं के व्यक्तित्व विकास और भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही यह समाज को एकजुट एवं सशक्त बनाने का भी माध्यम है। उप मुख्यमंत्री ने इस सफल आयोजन के लिए समिति को बधाई देते हुए कहा कि साहू समाज निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है और ऐसे कार्यक्रम इसमें सकारात्मक योगदान देते हैं। सम्मेलन के दौरान युवक युवतियों ने मंच से अपना परिचय प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी आकर्षण बढ़ाया। पूरे आयोजन को समाजजनों ने उत्साह, गरिमा और पूरी शालीनता के साथ संपन्न किया। युवक युवती परिचय सम्मेलन और तहसील में जो नया गठन हुआ है उसका शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है। समाज के सभी युवक युवतियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नए जो तहसील के पदाधिकारी निर्वाचित हुए हैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सब मिलकर एकजुट होकर समाज को एक सूत्र में पिरोने में और समाज के हर एक व्यक्ति को एक सूत्र में जोड़कर समाज के विकास और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम करने का सभी को जरूरत है और ऐसा आग्रह किया है। सभी को बहुत बधाई, शुभकामनाएं। राजनांदगांव में साहू समाज के द्वारा युवा युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का भी आगमन हुआ है। इस कार्यक्रम को लेकर के समाज ने अथक प्रयास किया है, व्यवस्थाएं बनाई हुई है
समाज ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक तरफ आप देख पा रहे होंगे ब्लड डोनेशन का भी कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज किया है। ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम के लिए अगर आपको बता दें तो रक्तदान ये जो शिविर लगाया गया है ये उन लोगों के लिए लगाया गया है जो लोग स्वास्थ्य संबंधित उपचारों के लिए दर बदर भटक रहे हैं, ब्लड के लिए भटकना पड़ जा रहा है, उन लोगों के लिए एक मैसेज देने के लिए, एक संदेश देने के लिए ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है। इस कार्यक्रम को लेकर के नीचे मंच पर भी पूरी तरीके से व्यवस्था बनाई गई है। इस व्यवस्था को लेकर के और कार्यक्रम से संबंधित सारी जानकारियों को लेकर के समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू समाज के द्वारा आज युवा युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में राजनांदगांव के साहू समाज में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का भी आगमन हुआ था। इस आयोजन के बारे में जानना चाहेंगे। हमारे साथ अभी जिला साहू समाज के जिला अध्यक्ष भागवत साहू जी है। जी, परिचय सम्मेलन का कार्यक्रम हर वर्ष निरंतर चला आ रहा है, किस प्रकार से यहाँ के कार्यक्रम को संचालित किया जाए? जी, जिला साहू संघ द्वारा विगत 34 वर्षों से युवा युवती परिचय सम्मेलन के आयोजन हम लोग आयोजित करते आ रहे हैं और समाज का एक उद्देश्य है कि समाज में खर्चीली शादी को रोकने के लिए, क्योंकि विवाह में जब हम बहू ढूंढने या दामाद ढूंढने की जब बात आते हैं तो हमको बहुत खर्चा और बहुत यात्रा हुआ है और उसमें ढूंढने में बहुत असुविधा होती है। अब आज हम लोग युवा परिचय सम्मेलन के माध्यम से हमारी एक पत्रिका बनते हैं जिसमें युवा युवतियों का पूरा बायोडाटा, पूरा शिक्षा और उनकी परिवार का पूरा विवरण रहते हैं, जिसमें हम उसको सेलेक्ट करके उसी घर में जाते हैं जहां हमको उस टाइप का हमको युवक या युवती की हमको आवश्यकता है। तो इसमें क्या हमको ज़्यादा समय का बचत होते हैं और एकदम निश्चित और निर्धारित जगह पे जाते हैं जहां हमारा रिश्ता लगभग तय होते हैं। इसको देख के हमारे बुजुर्गों ने, हमारे वरिष्ठ लोगों ने ये आयोजन जो है लंबे वर्षों से साहू समाज में युवा परिचय सम्मेलन आयोजित करते आ रहे हैं। समाज के इस आयोजन में आज छत्तीसगढ़ शासन के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी का भी स्वागत हुआ था। उन्होंने भी अपने उद्बोधन में बहुत कुछ कहा और समाज हित के लिए जागरूक किया है। जी, अरुण साव जी हमारे समाज के गौरव हैं और छत्तीसगढ़ शासन में उप मुख्यमंत्री है। उनका भी योगदान हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ में पूरे साहू समाज में उसका बड़ा योगदान है। हमारे जिला साहू संघ को भी आज जो डोम बना है। छुई खदान क्षेत्र में प्रस्तावित श्री सीमेंट प्लांट के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान भड़की तनाव की स्थिति अब सामान्य हो गई है। लगभग 40 गांवों से आए हजारों किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराने एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन प्रदर्शन के बीच अचानक कुछ अराजक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। शाम होते होते स्थिति उस समय बिगड़ गई जब भीड़ में घुसे कुछ उपद्रवियों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए और एक बस के कांच फोड़ दिए। स्थिति नियंत्रण से बाहर जाती देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हालांकि इसके बाद हालात पर काबू पा लिया गया। रविवार सुबह माहौल सामान्य रहा। किसानों ने स्पष्ट किया कि हिंसा और तोड़फोड़ करने वाले लोग उनके आंदोलन से जुड़े नहीं थे। किसानों ने कहा, हम शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देने आए थे। हमारी लड़ाई न पुलिस से है और न प्रशासन से। जिन्होंने पत्थरबाजी की वे हमारे साथ ही नहीं। किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर 11 दिसंबर को प्रस्तावित जन सुनवाई रद्द नहीं की गई तो आने वाला समय प्रदर्शन और उग्र कर सकता है। देखिए, हम लोगों ने बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हमने ज्ञापन सौंपा और कहीं पर भी कहीं उग्र नहीं था। और जो उग्र हुआ है, जो उग्र जो आपको दिख रहा है वो ऐसा नहीं है। कुछ ही लोग थे जो बाहरी लोग थे। हमारे किसान भाई सब शांति से बैठ करके अपना मांग कर रहे थे। ये 11 तारीख को जो जन सुनवाई होना है वो रद्द करें, ये हमारा मांग था। इस कारण से हम लोग वहाँ बैठे हुए थे। ऐसा कहीं पर भी कुछ हमारे लोगों ने उग्र आंदोलन नहीं किया। 11 तारीख को अगर रद्द नहीं किया गया तो क्या रूपरेखा रहेगी? 11 तारीख को यदि अगर रद्द नहीं किया गया तो आप ये मान के चलिए शासन प्रशासन को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि क्षेत्र में आप कल का जो भीड़ देखे, आपने जन सैलाब देखा है, ये तो ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम था। आपने तो जन सुनवाई का हाल क्या होगा आप समझ ही सकते हैं। बहुत बड़ा विशाल जनसंख्या में लोग पहुंचेंगे और अपनी अगर ये 11 तारीख को अगर जन सुनवाई रद्द नहीं करते तो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो।
और शासन किसी प्रकार से हमें को अभी प्रशासन के द्वारा कोई प्रकार का अभी हमें मिला नहीं है। हम आने वाले समय में उग्र आंदोलन के रूप में इसे प्रदर्शित करना चाह रहे हैं। अगर शासन प्रशासन हमारी बात नहीं सुनती, 11 तारीख का जो जन सुनवाई है उसको रद्द नहीं करती, तो हम बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। हम शासन प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि किसानों को आप मजाक में और हल्के में लेने की कोशिश मत कीजिए। किसान अपने आप में बहुत बड़ा ताकतवर है और अपनी लड़ाई बहुत अच्छे से लड़ना जानता है। क्या कारण है आप लोग जो विरोध कर रहे हैं? विरोध करने का सिर्फ यही कारण है, किसानी को कोई भी मेरे को बता दीजिए कि सिंगल फायदा होने वाला है। पूरा प्रदूषण होगा, वाटर लेवल खत्म हो जाएगा, सांस लेने के लिए जगह नहीं बचेगा। जब प्रदूषण होगा तो फसल कैसे होगा? वाटर लेवल नहीं रहेगा तो सिंचाई सुविधा रहेगी ही नहीं, तो फसल कैसे होगा? किसानों को एक सिंगल लाभ बता दीजिए। कंपनी दावा कर रही है कि 172 लोग को नौकरी मिलने वाला है, 40 गाँव उजड़ेगा, 10,000 परिवार कहाँ जाएगा? 170 लोग को रोजगार देने से क्या हमारा काम खत्म हो जाएगा क्या? 170 जनसंख्या होती कितनी है? 10-20 हज़ार, 1 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या का वहाँ बसावट है। हम सिर्फ शासन प्रशासन से कहते हैं विकास का रास्ता ऐसे तैयार नहीं होता किसी के पेट को काट कर। खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले के दूरांचल क्षेत्र साल्हेवारा स्थित प्री मैट्रिक बालक छात्रावास में शिक्षकों के सम्मान में समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र भर से बड़ी संख्या में शिक्षक, शिक्षिकाएं, छात्र और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। समारोह में विकासखंड छुई खदान के प्रत्येक संकुल से चयनित शिक्षक शिक्षिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, छात्र सेवा, सामुदायिक सहभागिता और शाला विकास से जुड़े उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि शिक्षक समाज के निर्माता होते हैं और बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव परिश्रम, सेवा भाव और निरंतर नवाचार से रखते हैं। उन्होंने शिक्षकों से आग्रह किया कि वे शिक्षा के साथ साथ समाज और ग्राम विकास में भी सक्रिय भूमिका निभाते रहे। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान में जिले ने इस बार सराहनीय प्रगति हासिल की है। 4 नवंबर 2025 से शुरू हुए इस अभियान के तहत मतदाता सूची के डिजिटाइजेशन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के अनुसार अब तक 99.37% कार्य पूरा हो गया है, जबकि सिर्फ 1618 प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन बाकी है। आपको बता दें कि जिले में कुल 383 मतदान केंद्र स्थापित हैं। BLO टीमें घर घर जाकर मतदाता सत्यापन, प्रपत्र वितरण और डिजिटल संकलन का कार्य तेजी से कर रही हैं, ताकि निर्धारित अवधि में लक्ष्य को 100% पूरा किया जा सके। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यह अभियान 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलना था, लेकिन प्रगति को देखते हुए इसकी अवधि बढ़ाकर 11 दिसंबर 2025 कर दी गई है। अभियान समाप्त होने के बाद 16 दिसंबर को मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। सभी प्रकरणों का निस्तारण 7 फरवरी 2026 तक किया जाएगा और इसी दिन अंतिम मतदाता सूची जारी किए जाने की संभावना है। जिले में SIR कार्य की प्रगति बहुत अच्छी है। अभी तक 99.37% मतदाताओं का डिजिटाइजेशन का काम पूर्ण हो चुका है, अर्थात 99.37% मतदाता यहाँ वेरीफाइड हो चुके हैं। कुल यहाँ 2,99,810 मतदाता थे, जिसमें से 2,98,192 मतदाताओं का डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है। सिर्फ अभी 1,618 मतदाता ही डिजिटाइजेशन का कार्य उनका बचा है, जो शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव अपने 1 दिवसीय दौरे पर राजनांदगांव पहुंचे, जहां उनका भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। पूरे दिन उप मुख्यमंत्री ने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए कई गतिविधियों की समीक्षा की। सबसे पहले उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने संस्कारधारणी तीरंदाजी संघ द्वारा आयोजित 1 दिवसीय तीरंदाजी प्रतियोगिता के समापन समारोह में सहभागिता की। इसके दौरान उन्होंने विजेताओं को सम्मानित किया और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए खेल सुविधाओं के विस्तार का आश्वासन दिया। इसके पश्चात उप मुख्यमंत्री साहू समाज द्वारा आयोजित युवक युवती परिचय सम्मेलन में विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। मंत्री के इस दौरे की कड़ी में हमारे संवाददाता ने हॉकी स्टेडियम में आवश्यक सुविधाओं, सुधार
और अधूरी जरूरतों को लेकर उप मुख्यमंत्री से बात की। इस पर अरुण साव ने स्टेडियम में आवश्यक सुधार एवं संसाधनों की पूर्ति जल्द करने का आश्वासन दिया। हालांकि जब मीडिया ने बढ़ती जमीन की कीमतों पर सवाल पूछा तो उप मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर स्पष्ट जवाब देने से बचते हुए नजर आए। उप मुख्यमंत्री का यह दौरा कई कार्यक्रमों और जनसंपर्क गतिविधियों के कारण खासा व्यस्त और प्रभावी रहा। न्यूज़ और मैं हूं कमर गौस। हमारे साथ मौजूद है उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी। सर, आप खेल मंत्री भी है, लेकिन अभी जो हॉकी की नर्सरी जो कहा जाता है राजनांदगांव को, लेकिन अभी जो स्टेडियम है उसको और सुधार की जरूरत है, उसके उसमें क्या कदम उठाए? आज राजनांदगांव के दौरे पर आया हूँ। तीरंदाजी का प्रशिक्षण चल रहा है। तीरंदाजों से मैंने भेंट मुलाकात की, प्रशिक्षण कैसे चल रहा है ये हालचाल जाना। तीरंदाजी का प्रशिक्षण भी बहुत अच्छे से चल रहा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हॉकी के साथ साथ तीरंदाजी के लिए भी राजनांदगांव जाना जाएगा। जहां तक हॉकी की बात है, हॉकी के लिए राजनांदगांव की पहचान रही है। एस्ट्रोटर्फ बना है और वहां पर भी मैं होकर आया हूं। तो निश्चित रूप से एस्ट्रोटर्फ के लिए जो भी और चीजों की जरूरत पड़ेगी आने वाले समय में करेंगे। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने 1 दिवसीय दौरे पर राजनांदगांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि वे करचा टोला जाकर किसानों से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याओं को समझेंगे। इसके अलावा भूपेश बघेल एक वैवाहिक कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। उन्होंने महासमुंद में हाल ही में हुए किसान द्वारा आत्महत्या के प्रयास के मामले पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि किसानों की परेशानियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। भूपेश बघेल ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के साथ वो स्वयं किसान के परिवार से मुलाकात करने रायपुर के मेकाहारा अस्पताल पहुंचे थे। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री ने जमीन की नई नीति लागू करने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज राजनांदगांव 1 दिवसीय प्रवास हुआ है। सर, आज राजनांदगांव में आपका 1 दिवसीय प्रवास हुआ है, इसके बारे में पहली बात तो ये है कि जो बच्चों ने आंदोलन किया था शिक्षा की मांग पे, उसको वहाँ बुजुर्गों को जेल में ठूंस दिया सरकार ने, तो जेल से छूट के आ गए हैं। तो करचा टोला जा रहा हूँ उनसे मिलने, उन किसानों से, वहाँ किसानों से भी मुलाकात होगी और फिर आदलेश्वर के भाई के यहाँ वैवाहिक कार्यक्रम है और तीसरा आज पदभार ग्रहण भी है दोनों अध्यक्षों का। अब देखिए कहाँ कहाँ शामिल हो पाते हैं। जी, आज 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के लिए अनियमितताएं जो है सोसाइटी में काफी गंभीर रूप से देखा जा रहा है। अरे भाई, महासमुंद में एक किसान है, टोकन नहीं कटने से अपना गला काट लिया जी, और उस समाचार को दबा दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष, हम सब लोग गए थे उससे मिलने, लेकिन कहीं खबर में नहीं है। बघेल जी, सरकार द्वारा अभी जो नीति लागू की गई है जमीन रजिस्ट्री को लेकर के, लोग काफी परेशान है उस पर। जी सर, जमीन रजिस्ट्री मामला है, काफी गंभीर विषय है, काफी लोग परेशान हो रहे हैं। जमीन का मामला केवल जमीन खरीदने बेचने वाले पर नहीं है, बल्कि ये सरकार अभी जब नगर निगम से नोटिस मिलेगा ना, तो ये जो संपत्ति कर है
वो बेतहाशा वृद्धि होगी, उसका इम्पैक्ट बहुत दूरगामी होगा। सोशल मीडिया में एक मैसेज काफी वायरल हो रहा है जो छत्तीसगढ़ के सीएम को बदलने की तैयारी चल रही है, तो उनको पूछिए। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव के एक दिवसीय राजनांदगांव आगमन पर भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। सुबह से ही कार्यालय परिसर में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और समर्थक जुट गए। कार्यक्रम में ढोल नगाड़ों की धुन और उत्साहपूर्ण नारों के बीच अरुण साव का स्वागत गरिमामय माहौल में किया गया। स्थानीय नेताओं ने उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर संगठन के विभिन्न मोर्चों के प्रतिनिधि, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। अरुण साव ने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार जनता के हित में प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में उप मुख्यमंत्री का काफिला गर्मजोशी और शुभकामनाओं के बीच अगले कार्यक्रम स्थल की ओर रवाना हुआ। राजनांदगांव में उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब तोमर बंधु आंदोलन में शामिल होने जा रहे राजपूत समाज के कई सदस्यों को पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया और हिरासत में ले लिया। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई कानून व्यवस्था के मद्देनजर की गई है, जबकि समाज के लोगों ने इसे शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने की कोशिश बताया है। तोमर बंधु आंदोलन में शामिल होने रायपुर जा रहे राजपूत समाज के सदस्यों को पुलिस ने राजनांदगांव में ही रोकते हुए हिरासत में ले लिया। समाज के लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन में भाग लेने निकले थे, तभी पुलिस ने एहतियातन उन्हें रास्ते में रोककर थाने ले जाया गया। राजपूत समाज के लोगों का आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना के कई सदस्यों को हिरासत में लिया गया, जिससे समाज में आक्रोश फैल गया है। उनका कहना है कि प्रशासन शांतिपूर्ण आंदोलन को रोकना चाहता है, वहीं प्रशासन का कहना है कि संभावित तनाव को रोकने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। राजपूत समाज के सदस्यों की गिरफ्तारी ने नए विवाद को जन्म दे दिया है। समाज के प्रतिनिधि प्रशासन से इस कार्रवाई का कारण जानना चाहते हैं। फिलहाल पुलिस का कहना है कि हालात सामान्य होने पर सभी को रिहा कर दिया जाएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजनांदगांव के बसंतपुर थाना में कर्णी सेना राजपूत समाज के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है। आखिरकार पूरा मामला क्या है, आपको बता दें कि 11 तारीख को होने वाले आंदोलन के लिए पहले ही पुलिस मुस्तैदी दिखा रही है। जी, आप लोग को आज पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, क्या कुछ मामला है? असल में हमारा बहुत दिनों से आंदोलन चल रहा था और आज समाज की महापंचायत थी रायपुर में। पुलिस ने जो क्या कहते हैं बीरेन सिंह तोमर को जो रास्ते में घुमाया, पैर के ऊपर पैर रख के पुलिस वालों ने उठाया और महिलाओं के साथ जो अभद्रता हुई और मारपीट हुई, इसके खिलाफ एक महापंचायत रखी गई थी जिसमें आगे की रूपरेखा बननी थी आंदोलन की। तो आज हम लोग को यहाँ पे बसंतपुर थाने में एडिशनल साहब के द्वारा यहाँ हमको डिटेन करके रखा गया है, जिसमें हम लोग रायपुर ना जा पाए। लेकिन हमारी टीम, बहुत सारी टीम बहुत सवेरे ही निकल चुकी थी वहाँ पर। हम लोग को यहाँ डिटेन कर दिया गया है और हम लोग को यहाँ बैठा के रखे हैं। राष्ट्रीय सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राज शेखावत जी, वो विगत कई दिनों से छत्तीसगढ़ के दौरे पर है, अलग अलग जिले जा रहे हैं, लोगों से समर्थन पा रहे हैं। क्या लगता है कि इस आंदोलन पर जिस प्रकार से आप लोगों को डिटेन करके रखा गया है, तो आप लोग आंदोलन तक के नहीं पहुंच पाएंगे, वहां स्थल तक के नहीं पहुंच पाएंगे, तो आंदोलन का रूप छोटा हो जाएगा, क्या सोचते हैं आप? नहीं, निश्चित रूप से क्या कहते हैं, चारों तरफ से क्या कहते हैं रोका जा रहा है। राजपूतों को हर जगह बैरिकेटिंग कर दी गई है, प्रशासन पहुंचने नहीं दे रहा है। पता नहीं प्रशासन क्यों, हमारी पंचायत, समाज की पंचायत थी, उसमें इतना क्यों सत्ता सरकार इतना प्रेशर में आ गई, मेरे को समझ में नहीं आती है बात। और निश्चित रूप से आज अगर क्या कहते हैं नहीं होगा तो शेखावत जी अभी यही हैं और बड़ी रूपरेखा बनेगी और उसके बाद एक नए आंदोलन की शुरुआत होगी। निश्चित रूप से हमको न्याय मिलेगा और हम ये न्याय लेके रहेंगे। क्या लगता है 11 तारीख वो एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है रायपुर में, जो कि छत्तीसगढ़ का राजधानी है, तो क्या कहेंगे उसके लिए, जो इतना बड़ा आंदोलन होने वाला है? नहीं, आज ही होने वाला, आज ही होने वाला था 7 तारीख को। अच्छा, 7 तारीख को होने वाला था और आज भी वहाँ पे भारी संख्या में पहुँच रहे हैं और मेरा अनुमान है कि 15-1000 लोग तो पहुँच ही जाएंगे। आप कितनी भी ताकत लगा लीजिए, लोग वहाँ पहुँचना चालू हो गए हैं और पहुँचेंगे। हम भी, अगर हमको छोड़ा गया तो हम भी वहाँ जाएंगे यहाँ से।
फिलहाल में अभी राजनांदगांव के राजपूत समाज करनी सेना के लोगों को, पदाधिकारियों को बसंतपुर थाने की पुलिस जो है वो डिटेन करके रख चुकी है, यहाँ अपने हिरासत में रख चुकी है। अब देखना तो ये होगा कि आज के इस आंदोलन में, रायपुर में जो होने वाले आंदोलन है, इस आंदोलन में किस प्रकार से लोग पहुंचते हैं और कितना आंदोलन जो है वो उग्र हो पाता है। क्या प्रशासन का शिकंजा कस पाते हैं लोग, प्रशासनिक अमला इस पर किस तरीके से लोगों पर कसौटे ला पाती है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जिले के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने राजनांदगांव पहुंचे। इसी कड़ी में संस्कारधानी तीरंदाजी संघ द्वारा आयोजित 1 दिवसीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का समापन भी किया गया। प्रतियोगिता में जिले के कई बच्चों ने भाग लिया और अपने कौशल का प्रदर्शन किया। समापन समारोह में उप मुख्यमंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए और प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों से भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। उप मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्हें भविष्य में भी इसी तरह खेलों में सक्रिय रहने और अपने कौशल को निखारने के लिए प्रेरित किया। संस्कारधानी तीरंदाजी संघ के सदस्यों ने इस आयोजन के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया और भविष्य में भी ऐसी प्रतियोगिताओं के आयोजन की योजना बनाने की बात कही। गांव जिले के विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित होने कर आया हूं। तीरंदाजी का ये जो ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पर भी तीरंदाजी के ट्रेनिंग ले रहे सभी तीरंदाजों से मिलने का अवसर मिला, बातचीत की। बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं, लगातार गोल्ड मेडल जीत रहे हैं। राहुल साहू जी, उनकी पूरी टीम, हमारे कोच लोग निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं सुदूर अंचल के बच्चे, और उनमें बहुत प्रतिभा है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में राजनांदगांव का नाम जिस तरह से हॉकी के क्षेत्र में है, वैसी तीरंदाजी के क्षेत्र में होगा। राज्य सरकार भी तीरंदाजी को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।